एक्चुअली ये टेक्निकली मेरी भी वन ऑफ द, जब किसी के लिए कुछ नहीं हो रहा होता ना, तो हम कहते हैं कि यार कोई कैनेडियन छोकरी फंसा लो या कोई यूएस छोकरी फंसा लो। तो यस, आप भी कोई कैनेडियन छोकरी फंसा लें। वेलकम टू माय शो आज की शाम सायरा के साथ। आजकल के ज़माने में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं इमिग्रेशन के हवाले से, इसलिए आज हम एक नए गेस्ट को हमने खुशामदीद कहा है और वो है हमारे गेस्ट ख्वाजा नुमान अहमद। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए कैसे गुजार? अल्हम्दुलिल्लाह। नुमान, आप बताएंगे हमें अपनी कंपनी के बारे में कि आपकी कंपनी क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, किस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं, किस तरीके से हम इमिग्रेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, बिकॉज नेचुरली ये लोगों को जानना ज़रूरी है कि हम नेचुरली मेरा वाबस्तगी पर्सनली आई बीन एसोसिएटेड विद couple of consulting companies initially, and I have served in a very senior positions over there, and last 2 years back I decided to open up my own firm with the name of TIC Partners Immigration Consulting. तो basically TIC ये हमारा abbreviation है। TIC is not like the just a TIC, which TIC your future is our slogan and tagline as well, so because it's related to the people's future ultimately, so that is the reason why we also create. बट ये कि टिक का मतलब ये है कि टिक इज़ एक्चुअली टैक्सेशन की सर्विसेज भी हम इसमें देते हैं, इमिग्रेशन सर्विसेज भी देते हैं, क्योंकि टी इज़ फॉर टैक्सेशन, आई इज़ फॉर इमिग्रेशन, सी इज़ फॉर ई कॉमर्स एंड नॉलेज इज़ दी के। तो हमारी चूँकि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इमिग्रेशन सेक्शन को, तो आई एम आंसरिंग रिलेटेड टू योर इमिग्रेशन क्वेरीज एज वेल। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में हमारा जो एसोसिएशन इस इंडस्ट्री से रहा है, इंडस्ट्री इमिग्रेशन मेरी वाबस्तगी जो कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं तकरीबन मोर देन 15 ईयर्स मुझे हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, एंड सर्विंग एंड आई हैव सर्व वैरायटी ऑफ इमिग्रेशन कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग कनाडा, इंक्लूडिंग अभी तक कितने लोगों को आप इमिग्रेशन? सो अप टिल नाउ हमने तकरीबन मोर देन 15,000 कैंडिडेट्स को बाहर भेजा होगा। maybe 20,000 if, but that is something कि मैं अपने ओवरऑल कैरियर की बात कर रहा हूँ। बट इन ईदर केस हमारा जो फिलॉसफी है, जो मोटो आप जिसे कह लें कि वी ओनली डील विद दोज पीपल वेयर इफ़ दे आर क्वालिफाइड, राइट। मैं आपको बताऊँ, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है, बट उन क्वेरीज में से 80% हम डेली रिजेक्ट कर रहे हैं। स्पेशली 2015 जनवरी के बाद से कनाडा ने चीज़ें थोड़ी सी टफ़ की हैं, और टफ़ का मतलब जब मैं कहता हूँ तो वो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है बेसिकली, क्योंकि अगर आप इवन पॉइंट स्टोर भी उठा के लेते हैं तो लैंग्वेज का जो हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, सिर्फ लैंग्वेज का पॉइंट्स में कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट्स। So your language is linked with education, your language is linked with employment, and your language is also has impact of their own, अपने भी पॉइंट्स हैं उसमें, तो वो क्यूमुलेटिवली 200 बन जाते हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि एज अ फर्म वी ओनली टेक दोज पीपल जिसको हम राइटली सर्व कर सकें, बिकॉज वी वर्क ऑन द म्यूचुअल ट्रस्ट विद द क्लाइंट। तो हमारे लिए ये ज़रूरी होता है उसको ये बताना कि उसके चांसेस किस किस कंट्रीज़ में हैं, कंपैरिजन उसको देना। जो स्टूडेंट्स को हर्डल्स फील होते हैं, मींस के लाइक दिस लैंग्वेज बैरियर होता है, क्या वो कौन सा कोर्स करें, आइल्स करें, टॉफिल करें या पीटी करें? कम से कम 4 साल का बैचलर या 3 साल का बैचलर है, वैसे तो आइडियल एजुकेशन मास्टर्स कहलाती है, लेकिन उसके पास कम से कम अगर मास्टर्स डिग्री या मिनिमम भी बैचलर, वो भी 3 साल वाला। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो बीकॉम आप समझते हैं ना 2 साल में हो जाता है, वो वाला 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट। आई कम से कम मैं 15 साल की एजुकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, और उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो आराम से कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल हो सकता है। कौन से कंट्रीज़ में ज़्यादा फोकस करना चाहिए? तो कनाडा में अगर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो कम से कम आइडियली there are 2 types of tests, in fact 3 types of tests are acceptable in Canada, जिसमें IELTS का भी टेस्ट है, सेल्फिप भी एक टेस्ट है, PTE टेस्ट है, पियर्सन टेस्ट आपने नाम सुना होगा। ये तीनों टेस्ट इक्वली एक्सेप्टेबल हो गए हैं कनाडा में,
और इसमें कम से कम आपको अगर अच्छा क्या अगर आप विद इन दिस एम्बेट हैं तो आपके पास ये सारी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए आपको कम से कम आइल्स या लैंग्विस्टिक एबिलिटीज़ में कम से कम कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क के 9 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। एटलीस्ट आइल्स के बैंड कितने होने चाहिए? आइल्स अगर हम आइल्स के हवाले से बात कर रहे हैं तो कनाडा में अगर क्योंकि स्किल्ड तबके के लिए 2 किस्म के प्रोग्राम्स हैं, अगर हम फेडरल प्रोग्राम की बात करते हैं तो कम से कम हमें टारगेट करना चाहिए लिसनिंग में 8 और बाकी सब में 7 ईच ऑल टुगेदर। दिस इज द मिनिमम टारगेट दैट एनी कैंडिडेट हु एवर वांट्स टू माइग्रेट वाया फेडरल प्रोग्राम ऑफ कनाडा देन दे शुड हैव दीज बैंड स्कोर्स। अदरवाइज उसमें चांसेस उनके अगर वो नहीं ले पाए, फ़र्ज़ किया ये बैंड अक्सर हमारे यहाँ ऑडियंस होती है नहीं ले पाती है, तो उसके लिए फिर ये होता है कि वो अदर प्रोग्राम्स में एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा आजकल एक टर्मिनोलॉजी बहुत चल रही है PNP के नाम से, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स। तो वो PNP क्या है? PNP इज़ बेसिकली एक हर प्रोविंस का एक सेपरेट अपना एक प्रोग्राम होता है, राइट? तो हर सूबे के अंदर अपने अपने एक प्रोग्राम्स मौजूद हैं, ठीक है? तो PNP का मतलब ये अगर अल्बर्टा है तो अल्बर्टा, कनाडा में अल्बर्टा का एक प्रोग्राम है PNP, तो स्टिल दे कैन अप्लाई। लेकिन हमें ये देखना होगा कि उसका ऑक्यूपेशन जो है वो डिमांडिंग है या नहीं है, क्योंकि जो सर्टेन प्रोविंसेस में बात कर रहा हूँ जैसे सस्केचुआन है या अल्बर्टा है, उसमें सर्टेन ऑक्यूपेशंस इन डिमांड में मौजूद हैं। जैसे आजकल के दौर में स्पेसिफिकली इस एरा की हम बात करें 2023 के अंदर, तो कनाडा इज़ प्राइमरीली टारगेटिंग ऑल मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशंस। इसमें मेडिकल डॉक्टर्स हो गए, डेंटिस्ट हो गए, आप मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट हो गए, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस हो गए, सोनोग्राफर हो गए, ये सारे जितने भी मेडिकल हैं आजकल स्पेसिफिकली। तो हाँ, आपका जो ये सवाल है कि जो बंदा 40 से अबव है और वो इन ऑक्यूपेशंस में अभी लाई कर रहा है तो वो यकीनन इन उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकता है। कनाडा में अप्लाई करना इजी है या बहुत डिफ़िकल्ट है? क्योंकि उनमें नंबरिंग का सीन होता है कि उनके प्लस होते जाते हैं नंबर, एज के नंबर्स होते हैं और फैमिली के नंबर, अगर वहाँ कोई रह रहा है उनका कोई फैमिली मेम्बर तो उसके नंबर भी प्लस किए जाते हैं। पहले सवाल का तो मैं जवाब डिफ़िकल्टी के हवाले से मैं दे दूँ कि लोगों को डिफ़िकल्ट वो चीज़ लगती है जो उनसे होती नहीं। फ़र्ज़ किया ये हमारी नेचुरल साइकी है, फ़र्ज़ किया कि हमने लैंग्वेज का टेस्ट दिया और हमें लैंग्वेज में वो बैंड नहीं आ पाया जो हमें चाहिए था, तो हमारे यहाँ ये कि हम डिटर्मिन्ड समटाइम्स नहीं रहते, तो हमें दोबारा मेहनत करके दोबारा देना चाहिए, 2 दफ़ा 3 दफ़ा। आई हैव पीपल इन माई हिस्ट्री who have written more than 20 times IELTS in a row, right? And then they achieve their scores. जैसे नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंसी होती है, लोग 8 साल 10 साल 12 साल लगा देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या अचीव करते हैं अपना गोल कि उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी। इसी तरीके से आपको अगर इमिग्रेशन अप्लाई करना है तो आपके लिए डिफ़िकल्ट वो चीज़ नहीं रहेगी अगर आप डिटर्मिन्ड हैं। तो अगर आप डिटर्मिन्ड हैं कि मुझे ये पता है कि मैं एज ग्रुप इसमें फॉल करता हूँ, 29 में हूँ, मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास मास्टर्स डिग्री है, तो द ओनली थिंग इज स्टॉपिंग यू कि वो आपने सिर्फ लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर करना है। तो लैंग्वेज के लिए अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे, वो बैंड ले लेंगे, तो आपके लिए आसानियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट, जो आपने पूछा प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है। ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट हमें प्रोसेसिंग टाइम गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, अगर हम कनाडा के हवाले से बात करें तो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो प्रोसेसिंग टाइमलाइन है वो कम से कम भी वैसे तो 6 महीना कोट करते हैं, लेकिन यूजुअली हमें कम से कम आइडियली 12 से 18 माह जहन में रखना चाहिए। तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं, कोई मुश्किलात नहीं, ये लोगों ने हवा बनाया हुआ है कि कोई मुश्किलात हो सकती हैं। इवन आप खुद अपनी इमिग्रेशन डाल सकते हैं डायरेक्टली, सिर्फ आप खुद जाएँ वेबसाइट पे जाएँ, आप खुद जाके पढ़ के डाल सकते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग, ये मुझे कहना नहीं चाहिए, बट टेक्निकली स्पीकिंग यू डू नॉट नीड अ कंसल्टेंट टू डू इट। इफ़ यू आर एजुकेटेड यू कैन डू इट बाय योर ओन, बट व्हाई यू नीड द कंसल्टिंग सर्विसेज, बिकॉज यू आर हायरिंग अ प्रोफेशनल फॉर द सर्विसेज, जिसके लिए आपको वो टाइमली उसको लॉ पता होगा, उसको
उसको ये पता होगा कि ऑफिसर क्या देखना चाहता है आपकी एप्लीकेशन में, तो आप उसको स्किप करके वही चीज़ देते हैं जो इमिग्रेशन ऑफिसर देखना चाहता है। तो इसीलिए उनको आसानी हो जाती है और इसीलिए प्रोसेसिंग टाइमलाइन भी रिड्यूस हो सकते हैं पॉसिबल। आई एम नॉट सेइंग कि हर दफ़ा ही हो जाएंगे, लेकिन हो सकते हैं। तो कहने का मकसद है कि इट्स ऑलवेज वर्थ एट द एंड ऑफ द डे। अगर आप किसी कंसल्टिंग सर्विसेज लेते हैं तो यकीनन वो वर्थ रहेगी, लेकिन कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इन टर्म्स ऑफ देयर इज़ नो एज सच थिंग जो आपने। लैंग्वेज बैरियर है, हाँ, तो फिर क्या हम उसको अप्लाई करा सकते हैं या फिर आप उसको किसी और कंट्री के लिए सजेशन देंगे? लैंग्वेज बैरियर है, तो लैंग्वेज बैरियर के लिए मेरे पास पैनल पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं जिसको मैं लेकिन वो अचीव नहीं कर पाते अपने प्लान। लेकिन नहीं, उसमें भी तरीका होता है नेचुरली प्रिपेयर कराने का। तो व्हाट वी डू इज़ कि इफ समवन इज़ अनेबल टू राइट एन आईएलटीएस, सो आई रेफर देम टू माय other colleagues who are providing services related to language. उसमें वो आपको मेरी वजह से they got a free mock exam, right? Because I made an arrangement with them कि if I send you someone, उसका आपने free mock exam लेना है और वो free mock exam ले और वो उसको बता देगा कि वो where he is or she is standing। उससे उसको फ़ायदा ये होगा कि वो प्रिपेयर और ज़्यादा कर सकता है और किस एरियाज़ में वीक है उसको प्रिपेयर करेगा। उसमें उसकी सर्विसेज लेनी है नहीं लेनी है वो उसका मैटर है, बट कहने का मकसद है एटलीस्ट उस फ्री मॉक से आइडिया उसको ये फ़ायदा हो जाएगा कि एटलीस्ट उसको ये पता है कि मेरे लैंग्वेज में मैं कर सकता हूँ, मैं 7 बैंड ला सकता हूँ या नहीं ला सकता। अगर वो कैंडिडेट एंड अप ही 5.5 पे हो रहा है, यकीनन उसको कम से कम 6-8 महीने की प्रैक्टिस और रेगुलर चाहिए। फॉर दैट एवरीथिंग कम्स अप विद अ हार्ड वर्क। सो यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर योर शॉर्टफॉल्स एंड देन वर्क फॉर दैट एंड देन यू कैन हैव इट। बिकॉज कनाडा या यूएस या ऐसी कंट्रीज़ में जाके और आपका लैंग्वेज अगर 5 होगा या 5 होगा तो आपको अगर अंग्रेज़ी नहीं बोलनी आएगी, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकेंगे जो उनकी प्राइमरी लैंग्वेज है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना आपको उस कंट्री में, ना आपको कोई जॉब देगा, ना आपको एजुकेशन ले पाओगे, तो देयर इज़ यूजलेस फॉर दैट। आपको ऐसे बहुत सारे लोग कनाडा जाते हैं इमिग्रेशन के लिए, इमिग्रेशन अप्लाई भी कर लेते हैं और वहाँ रहते भी हैं, बट मोस्टली जो लोग हैं वो जो सिटीज़नशिप हासिल नहीं कर पाते वहाँ के। जो स्पेसिफिकली बिजनेस कम्युनिटी तबका है वो एक्चुअली अपने पास एक सेकंड ऑप्शन रखना चाहता है। तो समटाइम्स आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे कि वो लोग सेटल हो गए वहाँ पे, अपने फैमिली को सेटल करा दिए, बट उनको संभाव आना पड़ा। लेकिन जो बिज़नेस स्पेशली बिज़नेस वाले हजरात जो हैं उनका तो बिज़नेस टाइज होते हैं यहाँ पर, तो दे कैन नॉट अल्टीमेटली बंद करके तो नहीं जा सकते। तो पाकिस्तान में बिज़नेस करना ईजी है या आउट ऑफ कंट्री? देखिए बिज़नेस तो बिज़नेस है, एनीवेयर यू कैन डू इट। ऑब्वियसली यू हैव इकोनॉमिकल चैलेंजेस, इकोनॉमिकल चैलेंजेस तो हर जगह है, लेकिन कोई भी चीज़ करना आसान तो नहीं होता। हर चीज़ के लिए आपको एफर्ट हार्ड वर्क ज़रूरी है। बेसिकली आप अगर आपने परमानेंट रेजिडेंसी ले ली है और आप परमानेंट रेजिडेंसी लेने के बाद आप वापस आ जाते हैं अपने कंट्री, तो आपके ऊपर बाइंडिंग कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये होती है कि आपने उस परमानेंट रेजिडेंसी को मेंटेन करने के लिए लास्ट 5 इयर्स में कम से कम आपने 2 साल कनाडा में गुजारना है। यानी कि आपने अगर रेजिडेंसी ली है 15 सितंबर को, तो नेक्स्ट 15 सितंबर से ऑनवर्ड्स, यानी कि रेजिडेंसी मुराद लैंडिंग आपने 15 सितंबर को की है, तो उससे आपका काउंटर 5 साल का स्टार्ट हो जाएगा। तो इस 5 इयर्स नेक्स्ट 5 इयर्स में आपने कम से कम 2 साल वहाँ ज़रूरी रहना है। अगर आप नहीं रहते, गॉड फॉरबिड आप नहीं रहते, आप नहीं होता, तो आपको इम्पैक्ट ये होगा कि आपका पीआर कार्ड जो आपको मिला है कनाडा का वो रिन्यू नहीं होगा। ठीक है, उसमें भी इमिग्रेशन रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद है जिसके अंदर प्रोविजंस मौजूद हैं जो स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट सेक्शन 28 है, वो स्पेसिफिकली स्टेट करता है कि सर्टेन एक्सेप्शंस हैं। अगर आपने फ़र्ज़ किया कि आप उस मुल्क से बाहर रह रहे हैं कनाडा से, तो या आप किसी अगर आपकी वाइफ कैनेडियन है, आप उसको कंपनी कर रहे हैं, तो आपको छूट है, आप रह सकते हैं मोर देन इवन 3 years एज वेल।
लेकिन अगर आपने कोई कैनेडियन कंपनी है और वो आपको पोस्ट कर रही है बाहर, मुल्क से बाहर, तो वो भी गवर्नमेंट ने एक्सेप्शन दी है उसकी, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट ग्राउंड है, जैसे फ़र्ज़ किया आपकी वालदा बीमार हैं या आपके पास और कोई देखभाल के लिए नहीं है, तो बट ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव होता है, बट उसका भी एक प्रोविज़न मौजूद है अंडर लॉ, तो वो ट्राई कर सकता है रिन्यूअल के लिए। बट इसका मतलब, इस प्रोविजंस को बताने का मतलब कतई ये नहीं है कि आई एम एनकरेजिंग यू टू स्टे आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। कोई मसला नहीं होगा, हम प्रोविजन लॉ यूज़ करेंगे और आपको रिन्यू करा देंगे। इट डजंट मीन दैट। हमारे पास बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग हैं जो अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? आई होप आपने सुना हो एक नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम के नाम से। तो बेसिकली इट्स अ जॉब बेस्ड प्रोग्राम एंड जिसमें आपकी जॉब अरेंज की जाती है और आपके पास बाइंडिंग होती है कि आप 1 साल तक उस एम्प्लॉयर के पास काम करते हैं। तो उसमें मिडिल क्लास तबके के लिए स्पेसिफिकली फ़ायदा हो जाता है कि तो उसके पास एक 1 ईयर की जॉब ऑप्शन एक मौजूद होता है, प्लस ये कि वो जाके अर्न कर सकता है वहाँ पर, प्लस जो एक्सपेंस आउट होता है, जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी उसको आई थिंक दैट इज़ अराउंड मोस्टली लेस दैन $50,000 के अंदर उसको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शन फॉर पीपल। आई अंडरस्टैंड मिडिल क्लास पीपल $50,000 कैसे लाएगा, वो भी एक सवाल है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 50,000, इट्स लेस दैन दैट ऑब्वियसली। सम इट्स लाइक 12-20-25, बट मैक्सिमम आई गेस सो इट इज समवेयर अराउंड इतना एक्सपेंस। आपके पास लोअर कैटेगरीज जॉब्स होती हैं जो लोअर तबके के लिए स्पेसिफिकली टारगेट की जाती है, और एक होती है स्किल्ड तबके के लिए टारगेट की जाती है। लेकिन स्किल्ड तबके के लिए नेचुरली कुछ स्किल्ड तबके एग्जेम्प्ट भी हैं कि गवर्नमेंट उनको बगैर जॉब ऑफर के लिए भी नेशनल इंटरेस्ट वेवर जिसकी हम बात करें उसमें भी वो अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। तो दे कैन अप्रोच अस। व्हाट वी डू इज़ कि हम उनके लिए एक रीज़नेबल ऑप्शन सर्च कर सकते हैं जिसमें उनके लिए वो फ़ायदेमंद भी हो और अल्टीमेटली उनको वो बेनिफिट करें और वो इजीली अपना मूव कर सकें पाकिस्तान से आउटसाइड ममालिक, जिसमें मैंने US का भी जिक्र किया, लेकिन इसी तरीके का एक UK का भी ऑप्शन है। बट चूँकि हम थोड़ा लिमिटेड है UK से, वी आर नॉट डीलिंग इन दैट UK राइट नाउ, बट US क्योंकि हम डील कर रहे हैं, US है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इन कंट्रीज़ में हम एरियाज़ में डील कर रहे हैं, तो देयर वी कैन फिगर आउट सम ऑप्शंस फॉर दैम, इवन फॉर एग्जांपल इफ दे आर अनेबल टू डू समथिंग विच इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये नहीं है वी आर गोइंग आउट ऑफ द लॉ, वी आर गोइंग विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ, बट विद सम बेटर ऑप्शंस। अच्छा, मैं एक टर्मिनोलॉजी जो है वो ग्रीन कार्ड की जो आपने यूज़ की, वो बेसिकली यू मीन के परमानेंट रेजिडेंसी अगर किसी ने लिया हुआ हो, यही आप कहना चाह रहे हैं? परमानेंट रेजिडेंसी अगर किसी ने कोई लेने का ख्वाहिशमंद हो और या वो स्टडी पे गया हुआ हो और वो परमानेंट रेजिडेंसी लेना चाहता हो और उसके लिए वो शादी करे, एक्चुअली ये टेक्निकली मेरी भी वन ऑफ द, जब किसी के लिए कुछ नहीं हो रहा होता ना, तो हम कहते हैं कि यार कोई कैनेडियन छोकरी फंसा लो या कोई US छोकरी फंसा लो, तो यस आप भी कोई कैनेडियन छोकरी फंसा ले। तो इससे फ़ायदा है या फिर ऐसी ही है? नहीं, एक्चुअली ये तो खैर जोक्स अपार्ट, बट इन अ वेरी सीरियस टर्म्स इफ़ यू लुक इनटू दैट के ये ज़रूर पॉसिबिलिटी है। फ़र्ज़ किया अगर आपकी कोई ऑलरेडी मैरिज है यहाँ पर, तो फिर कैनेडियन लॉ या कोई और इंग्लिश लॉज जो है वो आपको सेकंड मैरिज जो है वो परमिसिबल उस बेसिस पे आपको इमिग्रेशन नहीं दे सकते, मतलब इट्स नॉट अलाउड अंडर द लॉ। थैंक यू नुमान साहब, आपने बहुत अच्छी हमें गाइडेंस दी रिलेटेड टू कंट्रीज़ के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से हमें डॉक्यूमेंटेशंस होनी चाहिए। पिक पार्टनर्स के हवाले से जो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर्स आ रहे हैं उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकती हैं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर सर नुमान तक पहुंचा सकें। आज की शाम को हम आज यहीं इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट टाइम आपके साथ हाजिर होंगे नई इन्फॉर्मेशन, नए थॉट्स, नई चीज़ों के साथ। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।